हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 36 साइंस की। तो आज की वर्कशीट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। धातु एवं अधातु। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ये यौगिक जल में भी विलय है, ये तत्व कौन सा है? तो एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, वो उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और ये जल में भी विलय है, ये तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है, मैंने इसका आंसर लिख रखा है, इसका आंसर है कैल्शियम। ठीक है, पहले वाले का आंसर है कैल्शियम। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति मैं बता देती हूँ, होती है क्षारीय। और थर्ड है अधातु जो विद्युत का सुचालक है, सुचालक कौन है? अधातु जो है वो है ग्रेफाइट। फोर्थ क्वेश्चन है कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम की उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। तो उसको बढ़ते क्रम में नियोजित करना है, तो मैंने इसे नियोजित कर रखा है कैसे बढ़ते क्रम में। तो इसका है Ag, फिर आगे कॉपर और आगे एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम दिया गया है? तो इसकी सूची का नाम दिया गया है अभिक्रियताशील श्रेणी, सक्रियता श्रेणी लिखा गया है। क्या? सक्रियता श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ है डैश अभिक्रियाशील धातु अपने से डैश अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। इसमें होगा अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। सातवां है अधातु द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो इसका क्या होगा? इसका होगा अधातु द्वारा बनाया गया होता है ऋणायन होता है। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, ऐसी कोई एक धातु का नाम बताइए। तो ये है सोना या चांदी। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो है बी, एल्युमिनियम। किसी तत्व EZ जिसका 16 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 286, ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मैं इसका आपको आंसर दिखा देती हूँ, आप इसे आराम से देख लीजिए। देखिए, मैंने शुरुआत में लिखा है कैल्शियम, दूसरे का क्षारीय, तीसरे का ग्रेफाइट, आगे Ag, कॉपर, Al, फिर सक्रियता श्रेणी, सिक्स्थ का अधिक और कम, सातवें का ऋणायन, आठवें का सोना और चांदी, बी का एल्युमिनियम, और 10th का जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और फिर आगे का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें क्या करना है, कुछ समीकरण दिए गए हैं, उसका हमें आंसर लिखना है। पहला है Fe+H2O जो कि क्या बनाएगा? Ca+H2O क्या बनाएगा? K+H2O क्या बनाएगा? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने इसका आंसर लिख रखा है Fe+H2O क्या बनाएगा? FeOH2+H2। नेक्स्ट में Ca+H2O क्या बनाएगा? CaOH2+H2। और तीसरा K+H2O क्या बनाएगा? 2KOH+H2। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब अधातुओं की अभिक्रिया मैग्नीशियम व Mg के अतिरिक्त तनु HNO3 के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो इसका क्या कारण हमें लिखना है कि जो धातु की अभिक्रिया जो होती है खनिज के साथ जब करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन जब उसकी अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ करवाते हैं तो वो नहीं गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। क्या कारण है? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और तार एवं स्विच दिया गया है, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। और इसका बी है धातु और अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। पहले आपको हथौड़ा, बल्ब, बैटरी और स्विच और तार दे रखी है, और उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आखिर अधातु और धातुओं के बीच में आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ अलग है। तो हथौड़े से धातु के ऊपर पीटने से आवाज़ आएगी, क्योंकि धातु जो होती है ध्वनिक होती है और आघातवर्धक भी होती है, यानी कि हम उसे पीटेंगे तो क्या होगा, वो पिट मतलब वो उसे हम क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं।
और दूसरा है बैटरी, बल्ब, तार और स्विच का प्रयोग से विद्युत परिपथ बनाएंगे और साथ में नमूने को भी जोड़ देंगे। क्योंकि धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है, तो वो क्या करेगी, विद्युत का सुचालन करेगी। बी है धातु जो होती है ध्वनिक होती है और धातु अध्वनिक होती है। धातु ध्वनिक नहीं होती, धातु विद्युत की सुचालक होती है और धातु एक कुचालक होती है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो धातु है वो अलग है और जो अधातु है वो अलग है, क्योंकि उनमें क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो गुण है वो अलग अलग है। अब फोर्थ क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड्स का उदाहरण अभिक्रियाओं सहित दीजिए। उभयधर्मी बताना है और उसके दो एग्जाम्पल्स यानी कि दो उदाहरण देने हैं। तो मैंने क्या लिखा है, धातु ऑक्साइड जो क्षारक और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं वो उभयधर्मी कहलाते हैं। और उसके उदाहरण है एल्युमिनियम और तथा जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होता है, दोनों उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। बी है आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। और सी है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। कारण क्या है हमें बताना है। तो इसका कारण क्या है हम देखते हैं। तो इस्पात जो लोहे का मिश्र धातु है और आयरन जो होता है, आयरन यानी कि लोहा, गर्म करने पे क्या होता है, ये गर्म जल से अभिक्रिया करता है। परंतु जो कॉपर है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए क्या होता है, हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं गर्म जल वाले बर्तनों को बनाने के लिए। बी इसका सोने और चांदी जल से अभिक्रिया नहीं करती और इनका संक्षारण भी जल्दी नहीं होता। सी है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और खुले में ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में क्या किया जाता है, अंदर डुबो के रखा जाता है यानी संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड के निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है, धातु दे रखा है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। और जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ इनकी अभिक्रिया कराई गई है। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, यानी ये जो तीनों है, इन तीनों जिंक और मैग्नीशियम और कॉपर के साथ कौन सी अभिक्रिया में विस्थापन होगा वो बताना है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी, जो इसकी मैंने समीकरण इसका लिख रखा है। फिर दूसरा है कॉपर ऑक्साइड और जिंक के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी, फिर इसका मैंने लिख रखा है। कॉपर ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी और फिर मैंने इसका समीकरण लिख रखा है। तो आप समीकरण और आंसर जो है लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो क्या कह रहा है, किसी एक धातु का उदाहरण दीजिए। पहला, जिसकी आघात वरीयता सबसे अधिक हो। दूसरा, जिसकी ऊष्मा की सबसे सुचालक सबसे अधिकता हो। और तीसरा, जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। यानी पहले जो है आघात वरीयता जिसकी सबसे ज्यादा अधिक हो, यानी कि उसको हम सबसे ज्यादा पीट के पतली शीट में बदल सकते हैं। दूसरा, जो सबसे ज्यादा ऊष्मा सुचालक करती हो। तीसरा, जो उन्मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री नहीं पाई जाती है। सोना होता है वो सोने में पाया जाता है, यानी कि उसके साथ और कोई चीज नहीं मिली होती। तो इसका पहला आंसर है सोना और चांदी। इसे हम ये बहुत ज्यादा क्या है, आघातवर्तीय है। ऊष्मा जो कॉपर जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है और जो कैल्शियम जो कि उन्मुक्त अवस्था में मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। 8वां है, एल्युमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफी मांग है। यानी एल्युमिनियम में ऐसा क्या गुण है जिसमें उद्योग जगत में इसकी काफी मांग है। तो मैंने क्या लिखा है, एल्युमिनियम की जो बनी वस्तु होती है वो आसानी से संक्षारित नहीं होती तथा ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। एल्युमिनियम की जो चीजें होती है वो इजीली क्या होती है, खराब नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और 9वां क्वेश्चन क्या है, जब एक धातु X की अभिक्रिया ठंडे जल से कराई जाती है तो वह एक क्षारीय लवण देता है जिसका आणविक सूत्र है XOH। वह गैस Z का निष्कासन करता है। यह आसानी से आग पकड़ लेता है। X, Y और Z की पहचान कीजिए और इसे रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक दिया हुआ है कि कुछ धातु है वो की अभिक्रिया करता है, तो X, Y, Z निकालना है हमें। तो X मैंने बताया क्या होगा, या तो सोडियम होगा या तो क्या होगा, पोटेशियम होगा यानी कि K। और XOH क्या होगा, NaOH और KOH। इसकी अभिक्रिया जब करेंगे तो 2Na प्लस H2O क्या बनाएगा, 2NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। K प्लस 2HO प्लस 2KOH और फिर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। जो NaOH है वो क्या है, एक क्षार है।
और जो जेड है वो क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10th क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संरचना को देखिए व लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखना है। ये बीच में एक ऑक्सीजन और दो जगह क्या है, 2 Na है, तो इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। इसमें दूसरे में लिखना है धातु अधातु, और तीसरे में लिखना है ऋणायन या धनायन कौन कौन से है। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2O, धातु है Na, अधातु है O, ऋणायन है O2- और धनायन है Na+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है। 2 परमाणु A और B में बनने वाले यौगिक के निर्माण में A जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा B एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो पहला क्वेश्चन है A और B के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है A और B के बीच बनने वाले यौगिक का सूत्र भी सुझाइए। पहला है आबंध बताना है और फिर दूसरा सूत्र बताना है। तो इसका आबंध जो है वो है आयनिक आबंध है, और जो इसका सूत्र है AB2, एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे रखा है मैंने MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी प्रकार बनने वाली MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। यानी कि जो MgCl2 है वो कैसे बनता है, आपको उसका वर्णन करना है। तो मैंने पहले इसका चित्र बना रखा है कि कैसे बनता है। जो Mg है उसके बाहरी कोश में 2 होते हैं, और जो क्लोरीन होता है उसके बाहरी कोश में 7 होते हैं। तो Mg क्या करता है, एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा दूसरे क्लोरीन को देता है। तो Mg क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ये दोनों आयनिक आबंध बनाएंगे और मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण द्वारा जुड़े रहेंगे। ठीक है, जो MgCl2 है वो क्या है, अंतर आयनिक आबंध द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, क्यों। अब इसका कारण क्या है, जो नमक है वो साधारण अवस्था में ही करता है, ठोस अवस्था में क्यों नहीं करता। तो ठोस अवस्था में द्वितीय संरचना होने के कारण क्या होता है, आयन स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर पाते, परंतु गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र होते हैं और विद्युत का संचालन अच्छी प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो NaCl है उसका गलनांक जो है वो उच्च क्यों है। तो उसमें मैंने क्या आंसर लिखा है, जो NaCl का गलनांक आयनिक अबंध के कारण क्या होता है, उच्च होता है। NaCl आयनों के बीच अंतर आयनिक आकर्षण अधिक होता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर बताइए। तन्यता, आघातवर्तक, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता। इसके बारे में हमें अधातु और धातु के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, यानी कि उसमें उसे अलग अलग बताना है कैसे। तो तन्यता, धातु तन्य होती है जिन्हें खींच के पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो अधातु होती है वो तन्य नहीं होती। आघातवर्त्यता, धातु आघातवर्त्य होती है, इसलिए पीट पीट के चादर परिवर्तित किया जा सकता है। अधातु आघातवर्त्यता नहीं होती। घनत्व, धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, अधातुओं का नहीं होता। विद्युत सुचालक, धातु विद्युत की सुचालक होती है, किंतु जो अधातु है वो कुचालक होती है। अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है वो सुचालक करती है। और लास्ट है रूप, रूप क्या है, चमकदार सतह होती है धातु की और अधातु की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लास्ट क्या है, थर्ड का है, पहला ए एक्वारेजिया क्या है, और बी धातुओं के अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया करने पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले देखते हैं एक्वारेजिया क्या है। जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया एक भभकता द्रव है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक है। ये ऐसा अभिक्रमक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में सक्षम है। जो गोल्ड सोना होता है उसे वो आसानी से वो संक्षारक नहीं होता, यानी उसको खराब नहीं होता, लेकिन एक्वारेजिया क्या है वो उसे भी खत्म कर सकता है। और जो है, जब धातु की अन्य लवण विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन अथवा गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। यानी कि जब धातु जो होते हैं अन्य लवण विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन के साथ विस्थापित कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आई की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।